देखिए अभी कल की ही जो हम लोगों ने करा था चैप्टर का रिवीजन, उसके साथ एक रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सर, हाँ। प्रकाश की किरण और किरण प्रकाश के लिए। यस। प्रकाश की किरण तो केवल एक किरण हुई, वो प्रकाश की किरण हो गई। उस किरण से जो प्रकाश का डिफरेंट एनालिसिस है, एक किरण का क्योंकि इसमें एक किरण की बात करते हैं ना हर जगह हम, एक किरण चली यहाँ से, एक किरण वहाँ से चली, तो उसका किरण का प्रकाश के संदर्भ में क्या एनालिसिस हो रहा है वो प्रकाशिकी कहलाता है। जैसे तरंग प्रकाश की अगला चैप्टर है, तो वो उसमें किरण को, प्रकाश की किरण को तरंग के रूप में, जो अपन ने पहले किया था ना, जो हमने जो पहला अभी पढ़ा था तरंग वाला चैप्टर, अब वो इसके बाद जब किरण की प्रकाशिकी के बाद जो आएगा वो सारा का सारा वही उसी की एप्लीकेशन होगी, जिसके अंदर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये भी सब हिंदी के वर्ड आप बताते रहना मुझे, तो उन सबको करेंगे। तो अभी लेकिन अपन किरण से संबंधित जो प्रकाश के गुण हैं वो किरण प्रकाश की कहलाता है। ठीक है, गुण, बेसिकली गुण, कि कैसे कैसे किरण कहाँ कब मुड़ती है, अगर प्लेन सरफेस हो तो कैसे होगा, कभी गोल सरफेस आ गई तो क्या होगा, उत्तर लेंस हो गया, अवतर लेंस हो गया, दोनों लेंस मिल गए, फिर लेंस पानी में पड़ा हुआ है, उसमें क्या होगा। जैसे कल हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ पे पहुंच गए थे कि नीचे अगर नीचे मिरर लगा हुआ है तो कैसे होगा, बट आप लोगों ने उसको बहुत सरलता से समझ लिया। बहुत एक अच्छा स्टेप है, इसके कारण आज थोड़ा सा उसको हम और आगे ले जाते हैं। हम लोग इसका एनालिसिस करना चाहते हैं। अभी तक हमने एक सतह का कर लिया था, अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर एग्ज़ाम में इस तरह की सतह आ जाए तीन, तो बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आया है कि उसके अंदर तीन सतह दिखा दी, तो अपन ने एक सतह का कर लिया कि भाई एक बीच में कांच रखा है, उधर हवा है, एक जगह कांच रखा है, फिर पानी है, इस तरह की हमने सतहों का सबका कुछ कर लिया। लेकिन अगर तीन तरह की सतह ऐसी आ जाएं जहाँ पर कि इसका थोड़ा घनत्व कम हो, फिर इसका ज़्यादा है, फिर इसका ज़्यादा है, फिर वापस एयर आ जाए, ऐसे में अगर हम एनालिसिस करें तो इसका कैसे करेंगे, ये किस तरह जल्दी कर सकते हैं इसको, ये भी हमें आना चाहिए। तो अगर हम पहले देखें कि एक किरण आई यहाँ पर, तो क्या होगा, वायु से और इधर जा रही है, इसका घनत्व तो ज़्यादा है, यानी कि विरल से और सघन, किसने बोला दूर जा रहे हैं विरल से सघन में। ये तो अपने सीख चुके हैं ना कि विरल में प्रकाश की गति ज़्यादा होती है और सघन में कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि कोई भी अगर वेव चल रही होती है पार्टिकल के दोलन के कारण होती है, और जब घनत्व ज़्यादा होगा किसी वातावरण का तो दोलन कम कर पाएंगे, और जब कम होगा तो दोलन ज़्यादा कर पाएंगे, इसलिए वो ज़्यादा गति से चल पाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यानी कि विरल से और सघन की ओर आ रही है, इसका मतलब गति इसकी कम होगी। इसको आपको और अच्छे, जिससे आपको दूर से दिखेगा नहीं तो ये ठीक है, विरल से सघन पास में, बस ऐसे कोई सा भी आ जाए एग्जाम में, इसी तरह से एनालिसिस कर लेना। ये क्या होगा, आर, ये भी आर हो जाएगा, यानी कि इसका आई इस वाली सतह का ये बेसिकली आई है इस सतह के लिए। लेकिन चूंकि दो समानांतर रेखाओं को एक
तिरक रेखा काट रही है, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे, इसलिए मैं एक स्टेप मिस करके आगे लिख रहा हूँ। अदरवाइज ये आई है, क्योंकि इसके लिए ये आपतन कोण है, इस सरफेस के लिए ये आपतन कोण है। ओके, अब हमने देखा कि ये और एक क्रॉस कर गई, तो ये और पास में आएगी, ठीक है। इसका जैसे ही आगे चलेगी तो इसकी और नज़दीक आएगी। हो क्या रहा है यहाँ पे, ये किरण नज़दीक से नज़दीक होती चली जा रही है। अब मान लीजिए ये तो ये एंगल तो होगा R1, और ये होगा R2, और फिर ये यहाँ पे निकलेगी। अब क्या होगा, अब दूर हटेगी। अपना सिद्धांत क्या है, किसके पैरेलल हो जाएगी, इसके समानांतर हो जाएगी। कल याद है आपने करा था अपन ने कि जब ये बाहर निकल के उसी वातावरण में आ रही है तो इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगी। ये समझ में तो आ गया क्या हो रहा है इसके अंदर? हाँ बोलो बेटा, नहीं दोबारा समझ लो। एक्चुअली मैं यही कहता है, इसको अलग अलग बना के दिखाता हूँ। ऐसा करते हैं, सुनो इसको ऐसा करते हैं। अभी इसको पहले एक काम करते हैं, केवल 2 सतह का देख लेते हैं, फिर 3 का आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, केवल 2 सतह का देख लेते हैं पहले, अब उसको बड़ा बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है। सर ये आपने बनाया क्या है वैसे? बाहर तो वायु है, अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ 3 अलग अलग तरह के पदार्थ हैं, जिसका एक जो μ1 है वो सबसे कम है, उससे उसके ज़्यादा μ1 है, उससे वो ज़्यादा मन। अब सोच के बताओ क्या क्या हो सकता है। पर नीचे अगर कांच हो सकता है इसके साथ शहद भरा हो और इसमें पानी भरा हो, है ना। कुछ भी आप जो भी, आप तो आपको बेसिक नॉलेज है ही कि जैसे जैसे उसके घनत्व तो बढ़ता जाएगा। हम भी मान के हमने लिखा ना यहाँ पे कि μ3 सबसे बड़ा है, μ3 सबसे बड़ा है, इसका मतलब इसका घनत्व ज़्यादा है, इसका कम, इसका कम, इसका कम। ये वायु आ गई, ये वायु आ गई। वायु का म्यू क्या होता है पता ही है अपने को, क्या होता है? वायु के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है? ये याद रखना चाहिए हमेशा। वायु का म्यू जो है अपवर्तनांक 1 है। किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा ना इस पे। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हम यहां पे लेते हैं वायु। ये बेटा बहुत बार आता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बार। अपन 2 सतह की समझ लेते हैं, फिर तीसरे का अपने आप समझ में आ जाएगा। सर ये जो R ये I भी तो हो सकता, I भी तो लिख सकते हैं ना। अभी बिल्कुल दोबारा अलग तरीके से करेंगे इसको अपन। भूल जाओ उस चित्र को, इसमें है ना, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो गया। इसको अपन उसी तरह से करेंगे जिस तरह से आपको अच्छा लगे। चलिए, अब आपने देखा पहले वायु से इस वाले उसमें आ रहा है। मान लीजिए ये तो है पानी और ये है कांच। इसका मतलब ये हुआ μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ठीक है, अब हमने लिया एक किरण,
जिसका कि आपतन कोण है आई। अब चूंकि ये विरल से सघन की तरफ जा रही है, इसका मतलब लंब की तरफ जाएगी। तो अब ये लंब की तरफ गई मान लीजिए, तो ये कोण हुआ आर। अब जब ये इस सतह पर पहुंची तो यहां पर फिर अपवर्तन होगा, ये अपवर्तन दोबारा इसको पास में लाएगा। तो ये यहां पे मान लीजिए इसको हो गया I1, जैसे वो आई कहना चाहते थे ना, बच्चा कोई कहना चाहता था, जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये I1 हो गया और ये इसकी तरफ झुक गई, तो ये R1 हो गया। ठीक है। और अब जब बाहर निकलेगी तो चूंकि अब ये सरल उसमें जा रही है, यानी कि कम घनत्व वाले में जा रही है, तो विरल सघन से विरल की ओर जा रही है, इसका मतलब दूर जाएगी। इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं I2 और इसको लिख दें R2। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मैंने बस एक स्टेप आगे खा गया था मैं, इसलिए आप लोगों को ऐसा लगा। अब अल्टीमेटली आप अभी लिखोगे इसको वही हो जाएगा ये। अब अपने इसको दोबारा देखते हैं। यहां पर दो समानांतर रेखाएं हैं, ये समानांतर रेखा और ये समानांतर रेखा, इसको ये काट रही है। तो ये एंगल R है, तो ये एंगल क्या होगा R। तो इसको अपन यहाँ पे R ही लिख दें, इससे सरलता रहे अपने सारा कैलकुलेशन करने में। अब ये R1 है, तो ये R1 होगा। ठीक है ना, अब तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब हम सबसे पहले लिखते हैं इसको म्यू ए। अब क्योंकि ये सरफेस, अब ध्यान से सोचना, कल सीखा है उसका रिवीजन है ये। अब इस सरफेस पे यानी कि इस तल पे आकर एक किरण जब अपवर्तित हो रही है, तो म्यू किसका निकालेंगे, म्यू इसका, म्यू1। तो क्या हुआ, म्यू1 ए। गुड। म्यू1 ए क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब हम ये किरण हमारी यहां पर आ गई। अब सतह इस वाली को देख रहे हैं हम। अब हमें निकालना है इसका अपवर्तनांक इसके सापेक्ष में, यानी कि हमें क्या निकालना है, म्यू2 1। अब आप बिल्कुल सही समझ गए। तो क्या होगा, कौन सा आई कहां से आ गया बेटा, किसी बच्चे ने बोला ना, इसलिए मैं सोच रहा था। साइन आर अपॉन, गुड। अब देखिए आप, ये वाली सतह आ गई। अब म्यू ए किसके रेफरेंस में, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब मान लीजिए हम इन तीनों को गुणा करते हैं, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। हमने गुणा किया इसको, ए मतलब म्यू1 ए इंटू म्यू2 1 इंटू म्यू ए 2। ये क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर
इंटू साइन आर अपॉन साइन R1, और तीसरा साइन R1 अपॉन ठीक है। तो ये क्या कटा, ये इससे कट गया, R1 से R1 कट गया, तो क्या बचा, यस बेटे। ठीक है, अब बताइए क्या होगा इसका, साइन आई अपॉन साइन आई टू क्या हो सकता है। अपन ने सीखा था ना कि जो आपतन किरण है वो अपवर्तित जो अंतिम रूप से होगी, अगर दोनों के एक ही माध्यम है तो एक ही होगा, दोनों पैरेलल, दोनों एक दूसरे के। अपने कल याद है वो कल चित्र जो बनाया था अपने लोगों ने, कल याद है हम लोगों ने किया था इसको। और इसको क्या कहते हैं, इस चीज को, इसका मतलब ये हुआ कि I इज इक्वल टू R2 होगा। और अगर यहाँ पे देखते तो भी I इज इक्वल टू R3 होता। इसलिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो घबराना नहीं चाहिए, इसको देखना चाहिए कि अपन ने बेसिकली क्या सोचा था। अगर वो यहाँ पे 8 सरफेस भी देगा तो भी अपने को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 8वीं सरफेस का जो एंगल आएगा बाहर और जो पहला एंगल होगा वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, एग्जाम में वो कंफ्यूज करने के लिए इसलिए 2 3 4 सरफेस दे देते हैं, बच्चा सोचे पता नहीं इसमें क्या हो रहा होगा, जबकि कुछ जरूरत ही नहीं करने की। अल्टीमेटली तो अपने को क्या लिखना था, साइन आई अपॉन साइन R2, यहाँ क्या लिखना था, साइन आई अपॉन साइन R3, और जबकि दोनों बराबर थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आई। ठीक है, R2 इज इक्वल टू आई है ना बेटा, क्योंकि समानांतर है, इसलिए साइन आई इज इक्वल टू R2। कल भी हम लोगों ने अध्ययन किया था ये वाला, कट गया ना, तो इसलिए अब क्या बच गया, 1। इसका मतलब हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, गलत गलत गलत, μ1a μ2 1 ठीक है। अब इसको एक और चीज देखो, आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ दिख रहा है कुछ कि अलग से कुछ चीज और हो रही है, बताओ। अगर हम इसका उल्टा निकालें, मान लीजिए μ1 का μ2 के रेफरेंस में निकालें तो क्या होगा, क्या होगा, नहीं नहीं लिख के बताओ, बोल के बताओ क्या होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर μ2 किसके रेफरेंस में, A के रेफरेंस में। अब बताओ, यस, या 1 अपॉन आया कुछ समझ में। इसका मतलब कोई से भी किसी के रेफरेंस में निकाल सकते हैं, कोई सा भी कोण आ जाए, कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हम बस बेसिक सिद्धांत हमें याद होगा तो हम किसी का भी किसी के रेफरेंस में अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चल सकते हैं। अब इसको मिटा देता हूं, इसके आगे समझाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपको बेसिक फंडामेंटल समझ आ गया। ठीक है ना,
इसको भी यही बताता मैं करके, एक फिर इसमें 3 बार करता उसको, लेकिन अल्टीमेटली वही वैल्यू आती। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होते तो ये कट जाते, फिर अल्टीमेटली यही बचता R3 और I। ठीक है, क्या कुछ कंफ्यूजन हुआ बेटा? अब अपन चलते हैं, जो उस दिन बच्चे ने यहाँ पूछा था कि पानी से ऊपर क्यों उठ जाता है, उठता हुआ क्यों दिखता है? आधी परछाई नहीं, वो ये पूछ रहा था कि अगर हम ऊपर से किसी वस्तु को देखते हैं पानी के अंदर जो रखी हुई है, ऊपर उठी हुई क्यों दिखती है ना? यार पढ़ा होगा ना, 9th क्लास में पढ़ा होगा। हाँ, तो इसको बताऊं या आता है? हैं? ठीक है, अब इसके अंदर एक ट्रिक है, उस ट्रिक को जरूर ध्यान रखना। अब हम यहां से देख रहे हैं कि यहां पर कुछ रखा है। ठीक है, और ये इस पे लम्ब डाल दिया। अब इससे एक किरण निकली यहां पर, ठीक है, यहां पर तो वायु है, यहां जल है। ठीक है, तो जब यहां पर पहुंचेगी तो यहां क्या होगा, सघन से अर्थात क्या हो रहा है इसके अंदर, ध्यान से देखो। अब यहां पर पहले ये बताओ कि आपतन कोण कौन सा है? नीचे वाला नहीं, अब मैं लिख देता हूं ना, m लिख देता हूं इसको, है ना, इसको n लिख देता हूं, कुछ भी लिख देते हैं। OCS आपतन कोण है अपना, ये सबको संतुष्टि है। क्यों? क्योंकि इस बार जो किरण हम ले रहे हैं वो नीचे से निकल के ऊपर जा रही है। हर बार तो अपन दूर से देते थे, आपके यहाँ पे इस जगह से निकल रही है किरण, क्यों? इसको देख रहे हैं ना अपन, तो इसकी किरण दिख रही है। हमारी आंख कहाँ है? यहाँ पर है। यहाँ देख रहे हैं इससे। तो अब हमको एक्चुअल में क्या हुआ कि ये किरण यहाँ जा रही है, तो जहां पर ये इस जगह मिल रही है, हमको ये सिक्का यहां उठा हुआ दिख रहा है, बी पर दिख रहा है। हमको ये सिक्का बी पर दिख रहा है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये ओ बी क्या है। यहां पे दो चीज पता लगानी है, एक तो ओ बी, इसकी वैल्यू क्या है, और अगर ये वास्तविक गहराई इसकी मान लीजिए ये टी है, तो आभासी गहराई कौन सी होगी? ये होगी।
ये मान लीजिए अपन किसको कहते हैं अपन, आभासी, कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं, सिद्धांत क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि ये वाला एंगल आई है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, क्यों, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं को एक तिरक रेखा काट रही है, और ये होगा आर, तो दूसरा एंगल आर कौन सा होगा, बोलो, इसमें सब लिखे हुए ए बी सी डी ई एफ जी। सी बी ए किसने बोला, देखो देखो यहाँ पे अलग से देखो, ये दो पैरेलल रेखाएं हैं, ठीक है, ये दो पैरेलल रेखाएं, ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, होगा ना, इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ये गलत नहीं, थोड़ी कहा गलत है, लेकिन कुछ लोगों ने फिर और कुछ बोलना शुरू कर दिया, वहां तो सही था, लेकिन कुछ लोगों ने फिर उसके बाद नया कोण उसको बताने की कोशिश करी। अच्छा, अब एक चीज बताओ कि क्योंकि अपन ने जब इसको पीछे बढ़ाया है केवल, तो ये भी आर होगा या नहीं, ये भी आर होगा, क्योंकि ये दो समांतर नहीं, यहां पर है, ये क्या हो रही है स्थिति, यहां देखो, तो अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, इसका मतलब दोनों ग्रुप जो बोल रहे थे दोनों सही थे। ठीक है, झूठ सच नहीं आना चाहिए। ये समझ में आ गई बात। अब अपने को पता है कि अगर जब ये किरण यहां जा रही है तो किसका निकालना चाहते हैं हम, अब वायु का निकलेगा, तो क्या निकालेंगे, म्यू ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो किरण है अब वायु में प्रवेश कर रही है। हमेशा अपन जिसका, जब भी हम म्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो जिस माध्यम में प्रवेश करती थी किरण उसका अध्ययन करते थे। जैसे अपन यहाँ पे अध्ययन किया था, तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि ये यहाँ पर थी किरण, फिर ये यहाँ पर आई, ये आई था, ये आर था, तो हमने क्या किया था, ये अगर 2 माध्यम था और ये 1 था तो म्यू 2 1 साइन आई अपॉन साइन आर। बड़ा सीधा सिम्बा, जो एंगल जो यहाँ पर 1 लिखा है तो उसी के जहाँ एंगल बन रहा है उसका साइन लेते हैं, जो यहाँ पर लिखा है उसके जो उस माध्यम में एंगल बन रहा है उसको वहाँ पर लेते हैं। सो याद करने का तरीका तो सिंपल ये है। तो अब हमने लिखा म्यू ए डब्ल्यू के रेफरेंस में, आपको याद करने का तरीका क्या बताया था, ये देखो यहाँ पर ये बताया था कि जिस भी माध्यम का निकाल रहे हैं उसका कोण जहाँ बन रहा है, जिस माध्यम के सापेक्ष में निकाल रहे हैं उस माध्यम में जो कोण बन रहा है, तो अब यहाँ पे किस माध्यम का होगा, तो यहाँ क्या आएगा, साइन ठीक है। ये बार बार अपन इसलिए खूब करेंगे, अपने बिल्कुल पक्का मन में बैठ जाएगा ये। क्या बेटे बच्चे बोल, नहीं नहीं पूछो पूछो सब, डरो मत कभी नहीं, क्योंकि एग्जाम तुम ही अकेले पूछ लेना चाहिए बच्चे, क्योंकि ये फिर ये बाद में मन में नहीं, फिर अगली जो क्वेश्चन करेंगे वो नहीं आएगा। फिर बताओ क्या है मन में, अच्छा अब आपने को देखना है यहाँ पर कि साइन आई क्या होगा। अब साइन आई ये अपन ये निकाल लिया, आई ये है, तो यहाँ देखो साइन आई क्या होगा इस वाले त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज देखो, साइन आई त्रिभुज ए ओ सी में, साइन आई क्या होगा बताओ, लंब, ये लंब है, तो दूसरा कर्ण कौन सा होगा, ओ सी,
ठीक है, ये अपॉन, कोई किसी को कन्फ्यूजन देख लेना, ए लम अपॉन ए सी अपॉन ओ सी। क्या हुआ बेटा, कौन सा वाला नहीं आया बताओ? यहां देखो जरा ट्राइंगल, ये एंगल आई है, अब साइन आई तो अपने को आता है बेटा, साइन आई क्या होता है? यहाँ लम क्या हुआ इस कोण के लिए? ए सी, और कर्ण क्या हुआ? ओ सी। पहले क्यों नहीं आया था? देखा, बच्चों को, दूसरे बच्चों को भी पढ़ना है ना बेटा, ऐसा नहीं कि बिना बात कोई चीज़ अपन पूछें, जो चीज़ आता है, जो चीज़ एक्चुअल में नहीं आ रही वो पूछो, 10 बार पूछोगे मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन केवल इसलिए कि आपको दूसरे बच्चों का टाइम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। जो वास्तविकता में नहीं आती है चीज़ उसको जरूर पूछो 10 बार, लेकिन बिना बात मत पूछो। पूरी क्लास के बच्चों का टाइम एक जने को खराब करने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता अगर साइन आई नहीं आता तो फिर आप कैसे 12th क्लास में आ सकते बेटा? अच्छा अब बताओ, साइन आर ए सी अपॉन बी सी आया बेटा? बताओ, आप बताओ, आपने जो क्वेश्चन पूछा था क्यों आया ये, क्यों है? ये कैसे हुआ? साइन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन, हाँ ठीक है, तो साइन आर इज इक्वल टू लम अपॉन कर्ण, ठीक है। अब चूंकि ये वाली किरण जो सीधी जा रही है और एक जो इधर जाएगी, हम आंख से देख रहे हैं और आंख का जो हमारा एपरेचर होता है कम होता है, इसका मतलब ये बहुत पास पास हैं दोनों रेखाएं। ये तो हमने एक दिखाने के लिए बना ली, एक्चुअल में तो ये बहुत पास पास है एकदम, जैसे अपने इतना सा बर्तन है ये, इसमें अगर देखेंगे तो ये एक्चुअली बहुत पास होंगी। अगर ये पास होंगी तो क्या कह सकते हैं? यदि बिंदु सी बिंदु ए के नजदीक हो तो क्या होगा? बिंदु सी बिंदु ए के नजदीक हो तो इसको क्या इस स्थिति बन जाएगी? यहां अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या होगा? ओ सी तो हो जाएगा ओ ए के बराबर, और बी सी लगभग, मैंने इसका मतलब ही होता है लगभग। इसको थोड़ा सा उठा देते हैं, इसका मतलब एग्जैक्टली बराबर नहीं है, कोई ज़्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। अब इसलिए म्यू ए डब्लू क्या बन जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर था,
साइन आई है ए सी अपॉन ओ सी, और साइन आर क्या है ए सी अपॉन, तो साइन आई अपॉन साइन आर, इसको उल्टा हो जाएगा जाके, ए सी से ए सी कटा तो क्या बचा, बट हमने यहाँ पे निकाला कि बी सी किसके बराबर है, और ओ सी किसके बराबर है, समझ में आया। इन स्टेप्स में कोई भी गलती हो तो बता दो, आपको मन में समझ में कुछ हो। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी क्या है, ए बी क्या है, आभासी गहराई, आभासी अपॉन ओ ए वास्तविक गहराई। ठीक है, अब हम यूँ कहें कि म्यू डब्ल्यू ए होगा तो क्या होगा, म्यू डब्ल्यू ए वास्तविक गहराई, ये दोनों में इसलिए हर बार कराता हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि क्या इसका मतलब क्या है। अब हमको निकालना क्या था लेकिन, कि ये कितना ऊंचा उठा हुआ दिख रहा है, कितना ऊंचा उठा हुआ दिख रहा है। तो अब हमें निकालना है ओ बी, ओ बी क्या है, ओ बी टी माइनस टी डैश, टी माइनस टी डैश। अगर हम यहाँ देखें टी डैश क्या है और वहाँ देखें टी डैश क्या है, दोनों में देख सकते हो आप, दोनों। अगर आप यहाँ से टी डैश निकालोगे तो क्या आएगा, टी इंटू, ठीक है, और अगर यहाँ से निकालोगे तो टी अपॉन, इन दोनों में कोई फर्क तो नहीं है ना, क्योंकि ये म्यू डब्ल्यू ए है, इसका 1 अपॉन ये हो जाता है ए म्यू डब्ल्यू। दोनों में से कोई सा भी एग्जाम में आपको निकल जाए, उसमें जो भी जल्दी निकल जाए वो निकाल देना। तो ओ बी क्या होगा, टी माइनस टी डैश, शायद यहाँ से ले लो, ये ले लो, या कोई सा पहले ये ले लेते हैं, पहले दूसरा अपने आप लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो टी अपॉन ठीक है, ओके बेटा। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं कि कितना ऊंचा उठ दिख रहा है यहाँ से, एक्चुअल में इसका कितनी आभासी गहराई है वो निकाल ली हमने एक बार, फिर ये यहाँ से कितना ऊपर उठ सकता है ये निकाल लिया। कोई से भी तरीके से निकाल लो। अगर हम इसको यूज़ करते तो क्या होता, अगर हम इसको यूज़ करते तो हो जाता
टी माइनस टी म्यू ए डब्ल्यू, ठीक है। और हमको पता है कि म्यू ए डब्ल्यू हमेशा म्यू डब्ल्यू ए के बराबर होता है। क्या होता है, अब बराबर होता है या एक बटा होता है? सो म्यू ए डब्ल्यू क्या लिख सकते हैं? तो इसका मतलब यही आंसर आएगा, चाहे कोई सा वैल्यू रख लो आंसर सेम आएगा। तो कोई से क्वेश्चन दो तीन तरह के आ सकते हैं इसके अंदर। या तो आपसे कहेगा कि कितना सिक्का ऊपर दिख रहा है, ये पूछेगा कि इसकी आभासी गहराई कितनी है, या आपसे पूछेगा कि कितने एंगल पे ये बाहर निकल रहा है, कि यह पूछ सकता है आपको कि उसका आपतन कोण क्या हो सकता है, ये पूछ सकता है। चारों चीज़ पूछ सकते हैं आपसे, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आभासी गहराई कितनी है, और ऊपर नीचे से ऊपर कितना ऊंचा उठाव दिख रहा है। 4 तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। आगे चल सकते हैं। जब भी आपको किसी स्टेज पे लगे कि कुछ कठिन हो रहा है तो मुझे बता देना, उसको अपन दूसरा तरीका भी, हर चीज़ का दूसरा तरीका बताए जिससे सरल हो जाए। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे वाला लेवल का बता रहा हूँ सब चीज़ों को, जिससे कि आपको थोड़ा कठिन चीज़ों को भी समझने में इतनी आसानी से अगर समझ लोगे तो फिर इससे और अच्छी भी समझ सकते हो कठिन को। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ अपन अपवर्तन पढ़ते पढ़ते परावर्तन पे क्यों आ गए? कोई बच्चा बता सकता है बच्चे? हाँ बोलो बोलो बोलो, जो बोलना चाहते थे। कि अपन कोई ऐसी, शायद हम लोग ऐसी स्थिति एक अध्ययन करना चाहते हो जहाँ पर कि अपवर्तन हो रहा है और अपवर्तन होते 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 वो परावर्तन हो जाए, तो ऐसी स्थिति हो तो उसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसका एक अपन लेके चलते हैं एग्जाम्पल। मैंने एक बार ही बड़ा बर्तन ले लिया, इससे कि सारी इक्वेशन यहीं पे समझा देंगे अपन, नहीं तो बार बार अलग अलग बनाने पड़ेंगे बर्तन, नहीं तो एक ही बर्तन से काम चला लेते हैं। तो ये है ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक किरण देखी यहाँ पर, विरल से सघन, इसका मतलब क्या होगा? और मान लीजिए बेटा, अभी तो तुम्हें आगे तक चलना शुरू तो करो पहले, जब भी इसको इतना बड़ा बर्तन लिया। नहीं, वही क्वेश्चन आप बाद में पूछते, इसलिए पहले एक बार देख लो। इसलिए बड़ा बर्तन लेने का कारण ये है कि आपको पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब मान लीजिए हम जब किसी भी बर्तन में देखते हैं, अभी इससे पहले वाला एग्जाम्पल हमने देखा तो धरातल पर जो चीज़ पड़ी हुई है उसको देख रहे हैं, तो यानी किरण उससे निकल रही है। हम ये मानते हैं कि किरण उससे निकल रही है जो हमारी आंख में जा रही है, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं। क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं इसलिए हमें यहाँ वाला जो है ये तो दिख रहा है वायु से जल, यानी कि सरल से विरल से और सघन की तरफ जा रहा है।
अब मान लीजिए कोई पॉइंट आपका यहां पर है, अब इस पॉइंट को अगर हमने देखा क्या होगा? अब हमने ये वाला कोण और बढ़ाया, ये वाला कोण हमने और बढ़ाया, आपतन कोण को और बढ़ाया हमने। अगर आपतन कोण को हमने बढ़ाया, इसका क्या मतलब हुआ? हमारा आपतन कोण ज्यादा कब हो सकता है? जबकि जबकि अब हमने आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ा के देखा, ये बर्तन भी छोटा पड़ गया हैं? आप कैसे करोगे? हाँ, ये बात तो है। आप लोगों को नया बर्तन लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपतन कोण को और बढ़ाया थोड़ा सा, अभी दिखेगा बेटा। अब आपतन कोण ऐसा हो गया कि जो अपवर्तित किरण है वो पानी की सतह के बराबर हो गई, पहले समानांतर हो गई। तो ये थर्ड किरण है, इसमें ऊपर आई नीचे की आई दोनों ऊपर आ रहा है। ठीक है बेटा? और बड़ा ले लो, ले तो कोई बात नहीं, इसको जो बच्चे की इच्छा है वह पूरी तो हो जाए। और जो ये बच्चे ने जो पूछा, ये जो हुआ है ये हुआ है परावर्तन, यानी अपवर्तन होते होते ठीक है। इसका मतलब हम अगर आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जबकि ये किरण बराबर हो जाएगी और उसके बाद हमने बढ़ाया तो ये परावर्तित हो जाएगी। बिना यहां मिरर हुए, यहां पे कोई दर्पण नहीं है और इस बिंदु पर आकर वो सब कुछ परावर्तन के नियमों की पालना करेगी। इस जगह परावर्तन के सारे नियमों की पालना होगी। यहां तक अपवर्तन के नियमों की पालना हो रही है और जैसे ही यहां पर ये शिफ्ट हुआ, जैसे ही और हमने आपतन कोण बनाया तो यहां पर अब सारे केवल परावर्तन के नियमों की पालना होगी और इसीलिए इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि जिस सतह से किरण निकली थी उसी सतह के अंदर वापस आ गई, बिना परावर्तन हुए और बिना अपवर्तन हुए और बिना ऐसा कोई माध्यम हुए जो कि मिरर जैसा होता, जो कि उसको परावर्तित करता।
और वह कोण जिस पर की किरण समानांतर हो जाती है उसको कहते हैं आईसी। आईसी क्या होता है? क्रांतिक कोण। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको पता रहेगा, नहीं तो क्या होगा, क्या होता है? क्रांतिक कोण। अपन क्रांतिक कोण बोलते हैं इसको, और इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। इस क्रांतिक कोण यानी इसको क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो गया है तो समानांतर हो जाएगी किरण, और जैसे ही इस क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ही बढ़ा तो वो परावर्तित हो जाएगी और सब सारे के सारे परावर्तन के नियमों की पालना करेगी। क्या बच्चे क्या बोले? टोटल क्यों लगाया? क्योंकि इसके इस स्थिति में एक भी चीज ना तो अपवर्तित होकर किरण बाहर जा रही है ना किसी अन्य रूप में, यानी कि इस किरण का बाहर ऐसा लगेगा डार्क है। अगर हम इस कोण से इसको देख रहे हैं तो हमें, जबकि प्रकाश की किरण निकल रही है यहाँ से, लेकिन हमको बाहर बिल्कुल डार्क दिखेगा। इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया इसका, पूर्ण रूप से परावर्तन। अपवर्तन होते होते इसका परावर्तन हो गया, और इस परावर्तन को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि सतह के अंदर अंदर पूरा परावर्तन हो गया। अब इस जगह सारे परावर्तन के नियमों की पालना होगी, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अब अगर हम ये देखें, म्यू निकालें, बेटा उठा देना जरा, अगर हम लोग म्यू निकालें, किसका निकालेंगे? म्यू अपन यहां से पहुंच रहे हैं ना, यहां से धीरे हो रहा है, तो ये क्या हुआ? म्यू इज इक्वल टू साइन अपॉन साइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आई वह कोण जिस पर अपवर्तित किरण सतह के समानांतर हो जाती है। अर्थात इसको क्या कहेंगे? IC, यानी कि क्रांतिक कोण। और जब I इजिकल टू IC हो जाता है तो R की वैल्यू क्या है? तो R क्या होगा? इसलिए म्यू ए डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं साइन IC अपॉन साइन R। ठीक है, और अब हम इसको निकालना चाहते हैं, अगर हम पानी का निकालना चाहते हैं अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? म्यू
ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों रूप में आनी चाहिए, ये और ये। ठीक है, हाँ बच्चे बोलो। क्या बच्चे दोबारा बोलो, क्या क्या क्या? N2 क्या है? N कहाँ, मैंने N तो यूज नहीं किया। अरे म्यू, म्यू कह रहे होंगे आप। हाँ म्यू क्या कह रहे बेटा, अब बोलो। हाँ यस, ये तो पहले दिन सीखा था अपन ने इसको। ये बच्चे ने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है, क्या कह रहे हैं, दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं, सबको याद हो जाएगा। अच्छी बात कह रहे हैं। ये म्यू डब्ल्यू ए, इसका मतलब क्या हुआ, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। कैसे? इसका पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष में? एयर के सापेक्ष में। ठीक है, इस प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू ए डब्ल्यू को लिख सकते हैं म्यू ए किसके सापेक्ष में? ठीक है, ओके। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं? एक क्वेश्चन जो आना ही चाहिए और जो कम से कम पिछले 10 साल में 4 बार पूछा गया है हर एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आईआईटी हो और चाहे एआईपीएमटी हो। ये क्वेश्चन 4 बार दोनों एग्ज़ाम में यूनिफॉर्मली पूछा गया है। और क्वेश्चन की जो भाषा की लंबाई है उससे मत डरना। प्रकाश का एक स्रोत S पानी के एक बर्तन में रखा हुआ है, जिसका अपवर्तनांक 5/3 है। देख लिया? एक व्यक्ति इस पॉइंट को पानी के तल से ऊपर से देख रहा है। ठीक है, पानी के तल से ऊपर से देख रहा है। फिर आगे लिखिए, पानी के धरातल पर एक गोल अपारदर्शी डिस्क है। डिस्क में जानते हो? ये डिस्क अगर यूं बनाए, इसको दिखाए, ऐसा दिखेगा तो ऐसे दिखेगी। एक डिस्क है, ठीक है, बहुत पतली है, जिसका की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। बता दिया आपको मैंने। जिसकी की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इस डिस्क का केंद्र बिंदु प्रकाश के स्रोत के बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, पानी की वह ऊंचाई बताइए, जिस पर कि स्रोत बिल्कुल भी ना दिखे। जिस पर कि स्रोत बिल्कुल भी ना दिखे।
पहले इसका चित्र बनाने की कोशिश करो। सिंपल हिंट तो मैं दे देता हूँ, उसका चित्र फिर आगे आप बनाना। जो डिस्क है उसका सेंटर एस के बिल्कुल ऊपर है। डिस्क का सेंटर एस के बिल्कुल ऊपर है। कब दिखना बंद हो जाएगा इस यहाँ आंख को? इस जगह, जबकि किरण ऊपर आने की जगह समानांतर हो गई या उसके बाद नीचे चलेगी, जब दिखना बंद हो जाएगा। यानी कि ये अपने को क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ से अपने को एनालिसिस करना है। बनाओ बनाओ, करने की कोशिश करो, बैठो मत। गलत होगा तो कोई बात नहीं है। और जो डिस्क थी वो पानी की सतह पर है, ध्यान रखना। डिस्क जो है पानी की सतह पर है। डिस्क पानी की सतह पर है, ये मैं लिखवाया था आपको। वही धरातल मीन्स सरफेस, पानी की धरातल पे, मतलब पानी के सरफेस पे। आराम से 2 ज़्यादा 5 पे ज़्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पानी की सरफेस पे है, डिस्क जो है पानी की सरफेस पे है। चित्र अगर सही बना लोगे तो प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं कि इसके ऊपर है, इसका मतलब इलिप्स जैसे देखेगी ना देखने से, तो यहाँ पे क्या। और बताओ, करो करो, अभी बिल्कुल सही नहीं है, थोड़ा सा और चलो आगे। हो सकता है दोबारा देखो, क्या हो सकता है, पर काफ़ी अच्छा अप्रोच है। सब बच्चे ट्राई करो, आपके बैठिए बेटा, करो इसको, करो जरूर, चाहे गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। गलत होना कोई महत्व नहीं रखता बेटा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको अटेम्प्ट करो, सोचो, उस पर दिमाग लगाओ कि क्या हो रहा है, जबकि चित्र अपने सामने बना हुआ रखा है। ये फ़र्क यही तो है कि इसकी जगह एक डिस्क है जो अपारदर्शी है, इतना सा तो फ़र्क है।
अगर ये अपारदर्शी है तो इसको हम यूँ भी कर सकते हैं ना, ये आपको और अच्छा हिंट दे दिया मैंने, यानी कि इसमें से कोई भी किरण पास होकर नहीं जा सकती। मतलब ये यहाँ से प्रकाश का स्रोत इसके ऊपर से देखेंगे तो दिखेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा क्या होगा कि कहाँ तक दिखता, यहाँ से निकल के दिखेगी, जो किरण जा रही है वही तो दिख रही होगी, जो इस पे के पास से किरण जाएगी वही तो दिखेगी, इसके अंदर तो वैसे ही कोई किरण नहीं जा रही है, तो अब वो किरण भी दिखनी बंद हो गई। अब सोचो, अब तो बहुत बड़ा हिंट दे दिया मैंने। मतलब अगर ऊपर से देखोगे आंख से तो आपको इसमें तो कुछ दिख नहीं रही किरण, ये किरण नहीं दिखेगी, ये किरण नहीं दिखेगी, ये किरण यहाँ तक, जब ये यहाँ आएगी किरण तब दिख सकती थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी क्या हो रहा है, नहीं दिख रही। वो क्या कह रहा है कि इसके बाद भी नहीं दिख रही है। क्वेश्चन तो क्या था, क्वेश्चन भी था ना कि वो नहीं दिख रही है उसको। भाई किरण यहाँ कैसे कैसे ट्रैवल कर सकती थी, इसकी एक किरण यहाँ जाती तो वैसे ही नहीं दिखती, ये यहाँ नहीं दिखती, वो कह रहा है यहाँ के पहुंचने के बाद भी नहीं दिख रही है। अब देखो बनाओ चित्र, है नहीं नेगेटिव नहीं आता, बनाओ क्वेश्चन, खूब चित्र बनाने की कोशिश करो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो, गलत तो गलत, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों नहीं कर रहे बेटा, करो इसको, क्वेश्चन नहीं है ये, आप आपके पास, हाँ ये क्यों नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन करो बेटा। हाँ कंसल्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कंसल्ट भी कर लो, कोई बात नहीं, कंसल्ट करके कोई बुरी बात नहीं है। 4 और बताओ। 3.5, एक ने बताया 4, और बेटा तुमने कितना बताया था, 1. बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार, मतलब इस फॉर्म में नहीं तो दूसरी फॉर्म में आ जाता है, बट ये आएगा ज़रूर। और इस साल नहीं आया है, इसका मतलब अगले साल आने की संभावना काफ़ी अच्छी है। अगर हम इसको ये देखें, मैं आपको सहायता कर देता हूँ और आके एक स्टेज और सहायता करता हूँ। ये किरण जा रही है इधर, तो ऊपर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण क्रांतिक कोण पे आ गई। जब ये कोण IC होगा तभी तो ये 90 डिग्री पे मुड़ जाएगी, तभी नहीं दिखेगी। अब करो इसको सॉल्व। ये किसने बनाया था ऐसा चित्र, सही, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चित्र भी अगर सही बनाया, यहाँ तक भी बनाया सही, तो बहुत अच्छी बात। अब अगला स्टेप निकाल के देखो। अब तो बिल्कुल सिंपल बात है। 3/1 क्या बताया तूने बेटा, क्या बोला, हैं 4/3। इतने सारे क्यों आंसर आ रहे हैं इसके, तुमने क्या किया बेटा, 4। और किसी बच्चे ने कुछ किया आगे, चलो अब अपन सिद्धांत के रूप में आ जाते हैं। यहाँ क्या था, म्यू किसके बराबर होगा, 1/,
याद करो क्या था, 1 अपॉन आई सी। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है 5/3, इसलिए साइन आई सी क्या आया, आपने निकालना क्या है, एच। अब इसको मान लो इसके केंद्र बिंदु है, मान लीजिए ओ। अब तो निकालो इसका, ये आई सी है तो ये क्या हुआ, ये भी आई सी हो गया। अब ये ट्राइंगल देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप इसको यहाँ देख लें बड़ा बड़ा बना के, क्या हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पूरे की एक ही। यहाँ साइन आई सी क्या हुआ, तीन बटा चार क्यों आ रहा है, दोबारा देखो तो मुझे लगता है साइन आई सी की वैल्यू गलती लिख रहे हो। अगर साइन आई सी यहाँ होगा तो इसका क्या होगा बताओ, साइन आई सी इससे कैसे निकालोगे, लंब अपॉन कर्ण, तो कर्ण तो पता ही नहीं है अपने को, तो कर्ण निकालना पड़ेगा ना। तो कर्ण क्या हुआ, पी सी क्या होगा, अब पी सी क्या होगा, अंडर रूट, जानते हो ना, पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो अपने को पी सी पता है, पी सी स्क्वायर निकालना है, तो पी सी क्या हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब बताओ, अब तो बहुत सिंपल, तो सारा मैंने कर दिया। वैसे तुमने निकाला कैसे था इतनी जल्दी, बहुत अच्छी बात है अगर निकाला इतना जल्दी, वेरी वेरी गुड। कोशिश अब कोशिश करो, अब इतना निकल गया, 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब तो सिंपल है, साइन आई सी क्या होगा, अब तो साइन आई सी इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।